हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे इस पर्टिकुलर सेशन में जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है और जैसा कि आप देख भी रहे हैं फ्लैश होते हुए अपने स्क्रीन पर पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए ग्रुप 1 न्यू सिलेबस। इस सब्जेक्ट की हमने तैयारी कैसे करनी है, बेसिकली आज के इस पर्टिकुलर सेशन का थीम ये है। बहुत से मैसेजेस पिछले कुछ टाइम से स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के मेरे पास आ रहे थे कि सर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आप वीडियो बना दो, तो मैंने कहा डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो अब बेटे जहां तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल है, सबसे पहले तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। और एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर सब्जेक्ट के सिलेबस की सबसे पहले तो आपको डीप, इंसाइटफुल और बहुत ही पेनिट्रेटिव जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले तो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए टॉपिक कौन कौन से हैं। एक बार जो सिलेबस के बारे में आपको पता चल जाए तो उसके बाद आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिलेबस को आप थॉरोली एनालाइज कर लें कि उसमें से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट कितना है और थ्योरेटिकल ओरिएंटेड पार्ट कितना है, कितना पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डील करता है। एक बार जब आपने उसको एनालाइज भी कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में यह होना चाहिए कि आपको मार्क आउट करना होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट, अहम और फॉर्मेडेबल है। फिर उसके बाद कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि आपने अपने फोकल एरिया में रखना है। तो इस तरीके से जब हम स्ट्रेटेजी वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें मूव करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या कहा, सिलेबस की आपको डीप जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एनालिसिस करना होगा अपने पर्टिकुलर सिलेबस का, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें से कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ टॉपिक है। उसके बाद जब आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो आपने टॉपिक्स मार्क कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, फिर उससे जो कम इंपॉर्टेंट है, तो फिर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए आपके पास रिसोर्स इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट और अहम होने चाहिए। रिसोर्स इनपुट से मेरा मतलब क्या है कि आपके पास रेफरेंस मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जिसने लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन की कवरेज करी हो, नंबर वन। फिर एग्जामिनेशन पैटर्न को आपने अपने सामने रखना है कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन वो एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से तैयारी नहीं करते। फिर उनको एग्जामिनेशन फेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम या दिक्कतें आती हैं। आपको मालूम होगा कि जो आपके एग्जामिनेशन है उसमें आजकल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। नियरली 30 मार्क्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लुटे लुटाए होते हैं और वो बड़ी आसानी से आप क्लिंच कर सकते हैं। इन्हीं चीजों पे मुझे आज चर्चा करनी थी। और फाइनली एक सवाल बहुत से बच्चों का भी आता है, सर कोर्स कहां से लें, कौन सी फैकल्टी का लें, और बड़े अनबायस तरीके से मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा। करेक्ट, यहां पर कोई बायसनेस नहीं होगी, आप इस बात से निश्चित रहें। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा, अब बिकॉज हमारी मेन चर्चा जो आज के इस पर्टिकुलर सेशन की है वो यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक फॉर्मेडेबल तरीके से, एक बहुत ही प्रिसाइसिव तरीके से हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। मैंने अभी कहा कि सबसे पहले तो हमें जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस इश्यू करा है उसकी जानकारी पहले होनी चाहिए, तो पहले हम उसी की जानकारी ले लेते हैं। आपके इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस इश्यू करा हुआ है उसको 9 पार्ट्स में उन्होंने बांटा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पार्ट है, आपने देखा कि यहां पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स उसका टाइटल है और उसको 15% जो है मार्क्स अलॉट करे गए हैं। अब इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। एक तो 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो हार्डली इंस्टीट्यूट ने हाफ पेज, ऑलमोस्ट हाफ पेज के बराबर आपको दिया हुआ है। उसके अलावा फिर इसमें मेन चीज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इसके बारे में आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि राइट फ्रॉम 11th आप ये पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि इवन बच्चे प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं, करेक्ट, तब भी उनको इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की उतनी डीप जानकारी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। याद रखें कि आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है और जिसमें मैंने कहा नियर अबाउट 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इसी पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर जो टॉपिक है उसमें से आएंगे। इसलिए आपको मैंने कहा पैटर्न का भी ख्याल करना है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। फिर उसके अलावा इसमें एक चैप्टर है कैपिटल है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी कि अभी तक जो मैंने मार्क करे हैं इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर वो सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, कैपिटल है रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। उसके बाद है फिर इसमें अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के बाद है फिर इसमें डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री
और उसके अलावा फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो आपने देखा यहां तक जो भी मैंने ये टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं अभी तक जो हमने इसके अंदर लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा इसी हेडिंग के अंदर तुम्हें कुछ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन एंड स्क्रूटनी एंड एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशंस। यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर मोस्टली हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि एक चैप्टर था फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट्स आपने इससे पहले बनाए हुए हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको कैश बुक, बैंक बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये टॉपिक हालांकि आप 11 से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं एग्जामिनेशन के ट्रेंड को देखूं, क्योंकि अब ये न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस के अभी तक केवल 2 अटेम्प्ट हुए हैं, एक जून 23 में, वैसे पेपर तो जुलाई में हुआ था लेकिन हम जून 23 कहते हैं, और उसके अलावा दिसंबर 23 का जो हुआ, दोनों ही पेपर में कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे या बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने ध्यान में रखना है, करेक्ट। रेस्ट इसमें से थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। उसके अलावा इसी हेडिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट हेडिंग है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, इसके अंदर मोस्टली वो टॉपिक्स दिए हुए हैं, मोस्टली तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, और लेकिन मोस्टली जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं इससे पहले के लेवल पे पढ़ा हुआ है। जैसे कि एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इज इट क्लियर टू यू? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल नहीं है। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजंस में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये आपने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट इससे पहले के लेवल पे करी हुई थी। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग फंडामेंटल 15 मार्क्स का तो है, लेकिन इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ आपने देखा कि कुछ, जैसे कि मैंने कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कैश बुक के बारे में भी मैंने बोला था, और उसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये टॉपिक्स आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये वाले टॉपिक्स जो है वो प्रैक्टिकल है, करेक्ट। अभी हम जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस इश्यू करा है उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके अलावा सेक्शन बी, सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी का जो ताल्लुक है वो है अकाउंट्स फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, और इसको अलॉट करे गए 10% मार्क। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, इसके अंदर 3 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसको यूं कहना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर। बताने की जरूरत नहीं है, इवन जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट आपने इससे पहले के लेवल फंड शायद फाउंडेशन में भी करा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपने करा हुआ है, तो मोस्टली ये वही चैप्टर्स है, तो उनका भी रिकैप आपको अच्छी तरह से करना होगा, करेक्ट। ये तीनों प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा सेक्शन सी है, सेक्शन सी में कहता है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं जब हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सोल प्रोप्राइटर भी बनाएगा। मोस्टली जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बनाते हैं, जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, करेक्ट। चाहे आपने 11th में बनाई या इससे पहले के लेवल पे बनाई, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इसके अंदर एक तो जो सोल प्रोप्राइटर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक तो आपने वो पढ़ना है। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं, और उसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम, करेक्ट। सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएंगी, जिसको तुम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हो। तो 3 तरह के फाइनेंशियल सिस्टम्स यानी कि 3 तरह के चैप्टर्स इसमें आपको फेस करने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि एक तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रैकेट में मैंने लिखा है अदर देन कॉर्पोरेट फॉर्म, यानी कि कंपनी के अलावा जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे वो कोई और हो। इज इट क्लियर टू यू? और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने लिखा हुआ है प्रिपरेशन, और उसके अलावा मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये 3 तरह के फाइनल अकाउंट्स हैं, और तीनों तरीके के टॉपिक्स जो है वो आपके कोर्स का पार्ट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो उसके अलावा फिर सेक्शन डी का जो ताल्लुक है वो पार्टनरशिप अकाउंट से, और पार्टनरशिप में बहुत ही लॉन्ग जो है ये पर्टिकुलर तो आप कह सकते हो क्या बोलते हैं टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें हर चीज मौजूद है, एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी, डेथ भी, डेजिल्यूशन भी, अमालगमेशन भी, कन्वर्जन भी, और यहां तक कि पीस मिल डेजिल्यूशन भी। तो ये चीजें आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। ये बड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़ा लंबा कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, इसमें भी किसी तरीके का डाउट नहीं है।
उसके बाद अगला सेक्शन जो है उसमें जो इंस्टीट्यूट कहता है कि उसके आपको 4 चैप्टर करने होंगे। एक तो लीज अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग जिसमें कि फॉरेन ब्रांचेस भी इंक्लूडेड है, ब्रांच अकाउंट्स के साथ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी आपको करना है। मैंने कहा आपके लेवल पे बहुत लंबा कोर्स है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। उसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है और फिर हायर परचेज का। ये बड़े हैवी टॉपिक्स हैं। हालांकि लीज अकाउंटिंग अभी न्यू सिलेबस में हाल ही में ऐड हुआ है। जब लीज अकाउंटिंग हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली AS 19 भी करना पड़ता है। उसके अलावा फिर स्टैंडर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में रखे हुए हैं। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। और उसके अलावा जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में हैं, एक तो है AS 1, AS 10, AS 11, AS 12, AS 16 एंड अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। करेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो आपके कोर्स का पार्ट है। अभी भी मैंने कहा जब हम किसी कोर्स की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोर्स की पहले तो हमें पूरी जानकारी हो कि उसके अंदर जो टॉपिक्स है कौन कौन से हैं। उसके बाद मैंने कहा कि हमें एनालाइज करने का आर्ट आना चाहिए। अब एनालाइज करने से मेरा मतलब क्या है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो लोग हमारा कोर्स खरीदते हैं उनको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये जो हमारी ई बुक है वो हम भेजते हैं। और उसके अलावा ई बुक के अलावा हमारी ये बुक भी आती है और ये हार्ड कॉपी भी हम बच्चों को भेजते हैं। ये मेरी फाइनेंशियल अकाउंट की कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स ने पब्लिश करी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? और बेसिकली ये कंबाइंड वॉल्यूम है, यानी कि वैसे तो हम 2 वॉल्यूम ई बुक के भेजते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, लेकिन इस बुक के अंदर दोनों वॉल्यूम कंबाइंड होते हैं। इज इट क्लियर? ये हार्ड कॉपी भी बच्चों को भेजी जाती है और ये ई बुक भी भेजी जाती है। मैंने इसमें लिखा भी हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डोजियर प्लस क्वेश्चन बैंक्स, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे और क्वेश्चन बैंक्स भी होंगे। अब अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि जब हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता लगना चाहिए कि उसमें से प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन से हैं, थ्योरेटिकल कौन से हैं। तो अब जो अभी हमने सिलेबस पढ़ा उसको अब हम एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपके पूरे सिलेबस को देखा जाए, पूरे सिलेबस को जो अभी तक हमने पढ़ा, अब हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स। अब प्रैक्टिकल चैप्टर्स उसमें कौन कौन से हैं? जो सबसे फॉर्मेडेबल चैप्टर है आपका ब्रांच अकाउंट, बहुत ही लंबा चैप्टर है और हमने नियरली, आप बिलीव नहीं करेंगे, नियरली 125 क्वेश्चन, इन क्लास क्वेश्चंस हम बेसिकली इसमें कराते हैं। बहुत फॉर्मेडेबल इंपॉर्टेंट चैप्टर हमेशा माना जाता है और खास तौर से इसमें अब इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस भी आ गया है। करेक्ट। उसके अलावा डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये भी बड़ा लॉन्ग चैप्टर है। करेक्ट। इसमें भी नियर अबाउट हमने 30-40 इन क्लास क्वेश्चन कराए हुए हैं, या जो लोग हमारा कोर्स खरीदेंगे वो देखेंगे कि 30-40 क्वेश्चन हमने इसमें करें। ब्रांच में नियरली 100 से 125 क्वेश्चन के बीच में कराए हुए हैं। हायर परचेज, और हायर परचेज जो है उसके अंदर भी नियर अबाउट 30-40 क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। अकाउंटिंग फॉर लीजेस, हालांकि छोटा चैप्टर है, उसके बावजूद भी हमने इसमें नियर अबाउट 20 या 23 जो है क्वेश्चन कराए हुए हैं। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम जो है, आपने देखा जितने भी अभी हमने आपका जो सिलेबस पढ़ा उसमें से अब हमने इकट्ठे कर लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो हमने पढ़ने हैं। ये बड़े हैवी टॉपिक हैं आपके। ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, हायर परचेज, अकाउंटिंग फॉर लीजेस, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका पीछा नहीं छोड़ता है, आपने 11th में भी पढ़ा है, अब आप इसको फिर पढ़ेंगे। आपने शायद फाउंडेशन में भी इसको पढ़ा है और इस लेवल पे भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा कंसाइनमेंट, ये भी आपने इससे पहले के लेवल पे पढ़ा हुआ है। हालांकि लंबा कोर्स है, लेकिन आपने देखा काफी टॉपिक ऐसे हैं जो इससे पहले के लेवल पे आप ऑलरेडी उनसे वाकिफ हैं, जो कि आप ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज यानी कि जो एंटिटीज प्रॉफिट कमाती हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, तो उनके फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी एक तरीके से फाइनल अकाउंट्स है। जो सिंगल ट्रेडर होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसी को अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने देखा। और उसके अलावा पार्टनरशिप को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 में हम एडमिशन रिटायरमेंट प्लस रिटायरमेंट कम एडमिशन कराते हैं, और उसके अलावा पार्टनरशिप 2 में हम डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, सेल, कन्वर्जन, अमालगमेशन और पीसमल के टॉपिक कराते हैं। अगर सिर्फ पार्टनरशिप 1 और 2 को ही हम ऐड कर दे तो नियर अबाउट 150 क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट। ये तो आपने देखा, ये जितने भी अभी मैंने लिखे वॉल्यूम 1 में, जितने भी मैंने ये चैप्टर्स लिखे हैं, यहां तक आपके ये सारे के सारे चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। अब उसके अलावा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 16, जिसको कि मैं इस तरफ मार्क कर रहा हूं, ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। करेक्ट। अकाउंटिंग, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते
कि आपने अल्टीमेटली एमसीक्यू के क्वेश्चन भी फेस करने हैं। तो आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड होता है, बहुत से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे। उसके अलावा फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में अभी थोड़ी मैंने चर्चा पहले भी करी थी। ये हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, करेक्ट। और उसके अलावा ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैंने आपसे कहा, यह भी एक तरीके से थ्योरेटिकल है। मैंने आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमने टॉपिक पढ़ा था सिलेबस के अंदर, तो मैंने कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको खुद बाद में बताऊंगा। तो ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू कवर करा हुआ है। ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो अब आपको ये पता लग गया कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कौन सा है, थ्योरेटिकल पोर्शन कौन सा है। अब रहा उसके अलावा फिर मेरी ये दूसरी ई बुक है, वॉल्यूम 2, जो मैंने कहा हमारा कोर्स लेंगे उनको ई बुक ये दूसरी भेजी जाती है। दूसरी ई बुक पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोलैबोरेट करके रखे हुए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपका पार्ट है। अगर इस साल के हम पेपर को देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से काफी क्वेश्चन पूछे गए। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये भी देखा कि जो फाइनेंशियल अकाउंट के स्टूडेंट है, या तो उनको स्टैंडर्ड उस तरीके से पढ़ाई नहीं जाते, या बच्चों का इंटरेस्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने में कम है। अब मैं एक चीज बेटा अपने पूरे एक्सपीरियंस से तुम लोगों को थोड़ा सा शुरू में ही अलर्ट कर देता हूं। याद रखें कि आप कोर्स कर रहे हैं, कल आपने प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल, जब आप एक अच्छा प्रोफेशनल तभी बन पाएंगे जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, और जब आप हायर लेवल पे पहुंचेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत अच्छी और मुस्तकम जानकारी हो। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग से, अपने फर्स्ट लेवल से ही आप स्टार्ट कर दे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। डोंट टेक देम लाइटली, करेक्ट। क्योंकि कल जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप फाइनल लेवल में पढ़ेंगे उसकी बहुत अच्छी जानकारी आपको मालूम, बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 एक तो आपके कोर्स का पार्ट है जिसमें आप डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 है, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आप बारे में आप पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, अकाउंट में किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस और इवेंट है उसको किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करें, किस तरीके से प्रेजेंट करें, किस तरीके से मेजर करें, किस तरीके से डिस्क्लोज करें। AS11 का जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, और उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट जब हमें किसी एंटिटी को ग्रांट देती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, और इसी तरीके से फिर बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है मैंने कोई लोन लिया है, उस पर मैं लोन लिया है, लेकिन लोन मैंने किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट के लिए लिया है, या रेनोवेशन ऑफ एसेट के लिए लिया हुआ है, या प्रोडक्शन ऑफ किसी एसेट के लिए लिया है। तो ऐसे केस में जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, तो ये जो है आपके स्टैंडर्ड हैं। याद रखें कि स्टैंडर्ड में से आपको केस स्टडी टाइप से आती हैं, वो भी एक तरीके का प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरह से करा हुआ है, और हमने बहुत ज्यादा कवरेज इसकी करी हुई है, और मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है बच्चों से कि जो भी स्टेप पूरा कराया गया है उसको पूरा जरूर करें, देन यू विल डेफिनेटली गेट ए वेरी गुड आइडिया कि किस तरीके से स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या कहना चाहता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि वी ट्राई टू गिव यू डीपेस्ट पॉसिबल नॉलेज, करेक्ट। तो इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ केसेस आते हैं, उसका आपने आंसर लिखना होता है, जो कि बहुत आसान है, बशर्ते अगर आपने स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरह से करा हो, करेक्ट। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको अभी तक जो ये बताने की कोशिश करी कि जो आपका सिलेबस है उसको हमने डिवाइड कैसे करा, प्रैक्टिकल पार्ट में, उसको थ्योरेटिकल पार्ट में कैसे डिवाइड करा, और जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड पार्ट है उसको हमने कैसे डिवाइड करा। हालांकि जो बच्चे हम लोगों का कोर्स खरीदते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, 2 ई बुक हम उनको भेजते हैं और साथ में हार्ड कॉपी हम जरूर भेजते हैं। ई बुक 1 का ताल्लुक जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर से, आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल चैप्टर दोनों उसमें कंबाइंड है। और उसके अलावा जो दूसरी ई बुक होती है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। अब आती है बारी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी की। प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी हमारी क्या होनी चाहिए, ये तो अभी तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि सिलेबस और उसका सेग्रीगेशन हमें मालूम होना चाहिए। कुछ हद तक हमें यह भी मालूम होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक्स हैं। बेटा, किसी भी अच्छी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये वर्ड हम बड़ी आसानी से कह तो देते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती कैसे है? ये तब आती है अगर आपके पास एक बहुत बेहतरीन, लाजवाब, पोटेंट, पेनिट्रेटिव ट्यूटोरियल या लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, जो लेटेस्ट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, करेक्ट। और
साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंटेड विद लेटेस्ट अपडेटेड वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल है, होना चाहिए। कुछ कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों का, और देखो जो मैंने अभी बताया, जो मेरी ये बुक आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो अभी मैंने आपके सामने रखी हुई थी, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड जो है पब्लिशर्स हैं, कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने पब्लिश करी है। इसका मतलब है कि अगर बुक एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर्स ने पब्लिश करी है तो इसका मतलब है कि मटेरियल जो है डेफिनेटली अपनी तरफ से कोशिश करी गई होगी कि बहुत बेहतरीन हो, वेल रिसर्च्ड हो, अपडेटेड मटेरियल हो, करेक्ट। अदरवाइज कोई भी रेप्यूटेड पब्लिशर आपकी बुक को पब्लिश नहीं करेगा। और जो ई बुक भी भेजी, हम ई बुक भी साथ में भेजते हैं, तो ई बुक भी भेजते हैं, हार्ड कॉपी भी भेजते हैं, ये इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा था कि प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि एक तो बहुत पोटेंट पेनिट्रेटिव आपके पास लेक्चर क्वालिटी लेक्चर्स होने चाहिए, हाई क्वालिटी लेक्चर्स होने चाहिए, और कॉम्प्लीमेंटेड विद, मैंने कहा लेटेस्ट अपडेटेड वेल रिसर्च स्टडी मटेरियल होने चाहिए। फिर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब है जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर है कि प्रिपरेशन, एक अच्छे लेक्चर्स भी आपको तभी मिलेंगे और उन लेक्चर का फायदा भी आप तब उठा पाएंगे जब एक तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपके मॉड्यूल की कवरेज हो। आपके मॉड्यूल में जितना भी चीजें दिया है डेफिनेटली वो बेंचमार्क होता है, तो उसकी कवरेज करनी पड़ती है। दूसरा, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आप उनको करेंगे और वो करने भी चाहिए। आरटीपीज और एमटीपीज जितना आप कर सकते हैं वो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हमारा जो ये कोर्स है बेटा, इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने इसको 3 फेज कवरेज करी। अभी मैं अपने कोर्स के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने कहा कि आप कहीं से भी किसी का भी कोर्स लेते हैं, इन चीजों का आपने ख्याल करना है, और ये भी ख्याल करें कि रिहर्सल टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब नीचे मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में चर्चा करने से पहले अब हम आते हैं अपने कोर्सेज के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मैसेजेस में एक पॉइंट ये भी लिखा, सर आपका जो कोर्स है वो हमें पता नहीं लग रहा कि हम कौन सी साइट से लें, कहां से लें, क्योंकि बहुत जगह साइट्स में आपकी फोटो फ्लैश होती है और हमें पता नहीं लग पाता। वी गेट ए लिटिल बिट कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। अब मैं आता हूं, ग्रुप 1 के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो सीएमए ग्रुप 1, करेक्ट। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे 2 कोर्सेज आते हैं सीएमए ग्रुप 1 के, एक प्योरली जिसमें हम 100% वीडियो लैंग्वेज जो होती है वो हमारी इंग्लिश में होती है। बड़े 1 सेकंड का मुझे टाइम दें, ये बीच में ना थोड़ा सा कई बार राइट। तो मैं ये कह रहा था बेसिकली सीएमए ग्रुप 1 का जहां तक सवाल है, सीएमए ग्रुप 1 के अंदर हमारे 2 तरीके के कोर्स आते हैं। इनफैक्ट सीएमए के लेवल के, चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो या ग्रुप 3 हो, तीनों के लिए हमारा ये यूनिक इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कोर्सेज प्रोवाइड करता है, करेक्ट। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कई बच्चे हैं खासतौर से जो सदर्न रीजन के हैं और जो ईस्टर्न रीजन के हैं वो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके लिए बेसिकली इंग्लिश वर्जन के कोर्सेज बनाए गए हैं और हिंदी वर्जन के कोर्सेज अलग से बनाए गए हैं, करेक्ट। तो सेपरेट कोर्सेज हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ध्यान ये रखना है कि अगर आप हिंदी वर्जन कोर्स लेंगे तो ये हिंदी वर्जन कोर्स है, उसका नाम है, कोड नाम हमने दिया हुआ है मंजिल, और जो इंग्लिश वर्जन कोर्स खरीदेंगे उसका नाम है माइलस्टोन, करेक्ट। ये हमारे रेगुलर प्रीमियम कोर्सेज हैं। कई बच्चे एक बार एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं, सर आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी। यहां ड्यूरेशन गलती से प्रिंट नहीं हो पाई, मैं वैसे ही बता देता हूं। देखो मेरे कोर्स की ग्रुप 1 की जो ड्यूरेशन होगी 100 से 120 आवर्स की होगी, लेकिन ध्यान रखें 100 से 120 आवर्स जो हमारे लगेंगे वो कोर्स को, जो हम आपको मॉड्यूल और ये जो बुक 2 बुक्स हम सप्लाई करते हैं, इनकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने में लगते हैं। एक एक चीज, जैसे मैंने कहा ब्रांच में हमने नियर अबाउट 100 से 150 क्वेश्चन रखे। अगर 100 से 150 क्वेश्चन रखें तो इन क्लास का सॉल्यूशन नियर अबाउट 125 क्वेश्चन का होता है, करेक्ट। 100 से 120 आवर्स तो कोर्स की कवरेज के लिए। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे नियर अबाउट 15 आवर्स। 15 आवर्स हमने रखे हैं पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज, पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज, करेक्ट। ये हम एग्जामिनेशन से करीब 1-2 महीना पहले हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए क्या जरूरी होगा इस सीरीज को एक्सेस करने के लिए, वैसे तो हम सीरीज जिन बच्चों ने हमारा कोर्स खरीदा होता है उनको हम भेज भी देते हैं, लेकिन मैंने कहा ये एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं। पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम पास्ट रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लेंगे, आरटीपीज को कवर करेंगे और एमटीपीज को कवर करेंगे। तो 15 आवर्स आप और ऐड करेंगे और बाद में फाइनली
एग्जामिनेशन से एक महीना पहले फिर हम कुछ रिविजनरी वीडियोस जो हैं, रिविजनरी सेशंस भी लेते हैं, रिविजनरी सेशंस, करेक्ट। तो रिविजनरी सेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बच्चों को साथ में देते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप कोर्स की लेंथ और ब्रेड्थ देखें तो वो 130 से 140 आवर्स के बीच में आपको नजर आएगी, या 150 आवर्स मैक्सिमम नजर आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? दूसरी चीज, और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। अब देखें यहां पर एग्जामिनेशन से करीब 5 या 6 दिन पहले मैंने एक मैराथन एमसीक्यू सीरीज करी थी। अगर आप उस मैराथन एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस को और जो रिसेंट अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में जो क्वेश्चंस आए उनको कंपेयर करेंगे तो आप खुद हैरत पे देखेंगे, तकरीबन सारे क्वेश्चन उसमें से थे। खैर, मैंने कहा हमारे कोर्स की एक सबसे खास चीज जो यूनिक बनाती है वो है 3 फेज कवरेज। ये 3 फेज कवरेज का मतलब क्या है, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया। 3 फेज कवरेज का मतलब है कि फर्स्ट फेज में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी मॉड्यूल की और स्टडी किट सप्लाइड बाय अस। मॉड्यूल जो आपका मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, और जो स्टडी किट हम सप्लाई करते हैं। अब बिकॉज जो स्टडी किट हमने सप्लाई करा हुआ है इसमें मॉड्यूल का एक 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 क्वेश्चन हमने इंक्लूड करा हुआ है ऑलरेडी, और उसके अलावा मैंने कहा जितने भी पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पास में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी इंक्लूड करें, इवन टिल अप टू द रिसेंट एग्जामिनेशन तक जो क्वेश्चन आए हैं, करेक्ट। तो एक तो पहले फेज में हम ये कवर करते हैं, उसके अलावा फिर मैंने कहा सेकंड फेज होता है जिसमें पास पेपर क्वेश्चन, आरटीपी और एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह हम कवर करेंगे, और थर्ड फेज जो होगा उसका ताल्लुक रिविजनरी सेशन से होगा। तो ये सबसे यूनिक चीज है। उसके अलावा मैंने कहा कि जो मटेरियल है वो बहुत ही पावरफुल रिसर्च और अपडेटेड स्टडी मटेरियल है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि बहुत डीपेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट इन डेप्थ कवरेज जो है वो आपको मिलेगी, और बाकी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा फास्ट ट्रैक रिविजनरी सेशन हम देते हैं, एमसीक्यू सीरीज वगैरह भी देते हैं, और उसके अलावा रिहर्सल टेस्ट सीरीज भी हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को दें। तो इन तमाम फीचर्स के साथ यू विल हैव द बेस्ट पॉसिबल कोर्स। कहीं से भी आप कोर्स ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं से भी अगर आपने कोर्स लेना है तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कोर्स लेने से पहले। डेफिनेटली इफ यू बाय आवर कोर्स, एज यू कैन सी, आपको बेस्ट मटेरियल, बेस्ट बुक्स, और जैसा कि मैंने कहा एक तो जो बुक मिलेगी आपको ये ई बुक, एक तो वॉल्यूम 1 और ई बुक वॉल्यूम 2 ये मिलेगी, और उसके अलावा हार्ड कॉपी जो है वो भी मिलेगी आपको, करेक्ट। तो ये मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि सेशन को अटेंड करने के बाद एटलीस्ट कुछ माइलेज, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ माइलेज या एडवांटेज आपको जरूर हासिल हुई होगी। लेट मी नो ऑफ योर फीडबैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से। और एक और अनाउंसमेंट भी मुझे करनी थी साथ साथ, जब ये बात चली पड़ी है, हो सकता है कि हम एक लाइव बैच भी स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लाइव बैच भी स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये जनवरी 2 या 3 से होगा, तो उसके डिटेल्स के लिए आप टच में रहें। एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहां पर जब मैं ये बातें बता रहा था तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जस्ट वेट, अब जब पॉइंट बताने की बात आई गई है, बच्चों फिर ये भी पूछते हैं कि सर कोर्स आपका कहां से लें, कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये है बेटे इंस्टीट्यूट वेल्किंस वर्चुअल प्लेनेट के नाम से, करेक्ट। और यूट्यूब चैनल जो है, 2 मेरी चैनल है, एक तो संजय वेल्किंस और एक है सीएमए वर्चुअल प्लेनेट। इन दोनों को आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा लाइव क्लासेस का भी अपडेट जो होगा तो वो आपको यहां से मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां आपको बहुत रिसोर्सेस वगैरह मिल सकते हैं, और कोर्स खरीदने के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर, करेक्ट। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। इन केस, वैसे कोशिश करना कि ये जो कॉल के टाइमिंग्स हैं उस दरमियान आप करें, लेकिन इन केस कभी ऐसा हो सकता है इत्तेफाकन की कॉल पिकअप ना हो तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करेक्ट। गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। आराम से आप एक व्हाट्सअप मैसेज लिख दें, और व्हाट्सअप में लिख दें वी आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स एंड प्लीज गिव अस ए कॉल बैक। अपना नंबर भी इसमें मेंशन कर देना, तो आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। ये मेल पे भी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ये हमारा ऐप है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना। तो ये चीजें मुझे आज इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे शेयर करनी थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। फिर डेफिनेटली वी विल मीट यू सम टाइम अगेन। सो टिल देन हैव ए गुड नाइट। गुड डे मैं नहीं कह सकता क्योंकि शाम जो है काफी गहरी यहां पर हो चुकी है। तो हैव ए गुड नाइट एंड डेफिनेटली विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग वी टेक लीव ऑफ यू।